हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और ये टॉपिक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, केवीएस का एग्जाम देने, डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई अन लाइब्रेरियन का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, लाइब्रेरी साइंस में करंट अफेयर का जो रेंज है ये बहुत डीप, बहुत ब्रॉड नहीं है। जो लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें अगर हो जाती है तो उसको एग्जामिनर ज़रूर रख देता है एग्ज़ाम में। और बहुत सारे ऐसी चीज़ भी होती है जो इंटरनल हुई होती है और वो बाद में पता चलता है, क्योंकि इसके जो मैगजीन्स आते हैं, जो एवरी मंथ या एवरी ईयर या 3 मंथ में बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, एसोसिएशन हैं, उनका अपना मैगजीन्स आते हैं, उनसे पता चलती है। और नहीं तो एग्जामिनर जो होते हैं उनको अगर इंफॉर्मेशन है तो क्वेश्चंस रख देते हैं। लेकिन जो जर्नलाइज करंट अफेयर है, जैसे WLIC का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, या आपका इफला के अंतर्गत कुछ चेंजेज आ गए, या मार्क 21 के अंदर जो कुछ चेंजेज आ गए, कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जो इस लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड संस्था है उनमें अगर कुछ अपडेशन आ गया तो वहाँ पे करंट अफेयर बनते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का कौन अध्यक्ष है, या आपको नेशनल लाइब्रेरी का डायरेक्टर जनरल कौन है, इस तरह से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल कौन है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइब्रेरी एकेडमी के कोर्सेज अगर आप चाहते हैं और आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, MCQs है और थ्योरेटिकल लेक्चर है। मैंने 3 मंथ का एक पैक जो है लॉन्च किया है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि लाइब्रेरी साइंस का ज़्यादा दिन एग्जाम है नहीं UGC नेट और KVS के लिए। तो आप मैराथन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं UGC नेट और KVS के लिए। और ये 3 मंथ का पैक है, ये 600 के आसपास इसका प्राइस है। तो आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो आपको 1400 समथिंग 30 रुपया में आपको 1 ईयर का वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल जाएंगे। नहीं तो ये आपको 3 मंथ में, इसमें टेस्ट सीरीज, थ्योरी और MCQs भी होगा। और आप इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कैलिबर के बारे में। तो सबसे पहले कैलिबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पूरा मतलब होना चाहिए। जैसे पहली चीज़ कि कैलिबर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, यहाँ पे ना C से कन्वेंशन होता है, A से ऑटोमेशन होता है, L से लाइब्रेरी होता है, I से इन होता है, E से लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो इसमें ना क्या है कि लाइब्रेरी जो है ना LIB, ये यहाँ पे LIB को नोटेशन करता है, और E से एजुकेशन और R से रिसर्च होता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, CA से यानी कन्वेंशन, ऑटोमेशन, लाइब्रेरी, एजुकेशन, रिसर्च, इंस्टीट्यूशन लास्ट में इसमें फुल फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का कोई कैलिबरी नहीं होता है, इस बात से आई नहीं होता है यहाँ पे। तो कैलिबर का आपको फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई बार, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका स्टार्टिंग जो होता है 1994 में होता है इन्फ्लुमिनेट के द्वारा। तो देखिए, कैलिबर इज अ बाई एनुअल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज बाई द इन्फ्लुमिनेट सेंटर इन अ collaboration with the university which was initiated in 1994। यानी 1994 से कैलिबर जो होता है द्विवार्षिक सम्मेलन के रूप में आयोजन किया जाता है। इसका इसका जो आयोजन करता है ये इन्फ्लुमिनेट और कोई ना कोई देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबरेट करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा लेटेस्ट वाला जो कैलिबर ऑर्गेनाइज हुआ था उनके बारे में। तो बाई एनुअल कहने का मतलब होता है एवरी 2 ईयर में एक बार ये कन्वेंशन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कन्वेंशन इनवाइट हाई क्वालिटी पेपर्स और रिसर्च एंड टेक्निकल वर्क, केस स्टडी, टेक्नोलॉजी अपडेट ETC। मतलब जो ये कन्वेंशन होता है इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली ये हाई क्वालिटी पेपर्स और रिसर्च एंड टेक्निकल वर्क और केस स्टडी वगैरह, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वगैरह, लाइब्रेरी साइंस में कि लाइब्रेरी कैसे ऑटोमेट। बेसिकली इनका मेन मोटिव यही है कि ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जो रिसर्च एजुकेशन के फील्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उनमें कैसे हम ऑटोमेशन, लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेशन को लेके आए अच्छे तरीक़ा से, इस पे ये बेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैलिबर 2022। इसका आयोजन हुआ था, ये 13th इंटरनेशनल कैलिबर ये कन्वेंशन था। ये ऑर्गेनाइज हुआ था BHU बनारसी, यानी कि BHU आपको पता है BHU बनारस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है।
यानी भारत सरकार का अंतर्गत आता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है, ये बनारसी में है। ये नवंबर 17 to 19 2022 में हुआ था, यानी नवंबर 17 से 19 के बीच में इसका आयोजन हुआ था बनारसी के अंदर, और 13वां राष्ट्रीय कैलिबर का आयोजन किया गया था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि कैलिबर 2022 का ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, तो ये BHU में किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैलिबर 2022 का थीम क्या है, तो थीम भी याद रखिएगा। थीम ऑफ 13th इंटरनेशनल कैलिबर इज इन्विजनिंग अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइब्रेरी फॉर नेक्स्ट जेन एकेडमिक लैंडस्केप, यानी 13वें अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर का विषय था अगली पीढ़ी के शैक्षिक परिदृश्य के लिए पुस्तकालयों में डिजिटल परिवर्तन की परिकल्पना। तो ये जो थीम है ये इम्पोर्टेंट है, तो थीम ध्यान रखिएगा आप। और इसके अलावा ये 17 से 19 नवंबर 2022 के अंतर्गत के ड्यूरिंग मतलब दौरान इसका आयोजन किया गया था। और ये 13वां इंटरनेशनल कैलिबर कन्वेंशन था, और इसका आयोजन BHU के साथ कोलैबोरेट किया था इन्फ्लिबनेट ने। इसका इन्फ्लिबनेट आयोजकर्ता होता है, जो कि किसी न किसी इन्फ्लिबनेट जो है किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ ये कोलैबोरेट करके इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मेन थीम, इसका डेट, और थोड़ा सा इनिशियल मैंने बताया इसका फुल फॉर्म, ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानर। देखिए मैं इसको क्वेश्चंस के रूप में नहीं लाना चाहता था, क्योंकि क्वेश्चंस के रूप में ना बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चंस बनाओ, ऑप्शन बनाओ। इससे अच्छा है मोटिव आप समझ रहे हैं, इस टॉपिक से हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद कर लेना है, पढ़ लेना है। क्वेश्चंस आएगा तो आप इतना तो एबल हैं कि उस क्वेश्चंस आएगा तो आप पूछे जाएगा तो आप समझ के बना सकते हैं। प्लानर, देखिए प्लानर का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा। प्लानर का फुल फॉर्म होता है तो प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी प्लानर, यानी कि NER से हो गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और PLAN से हो गया, P से प्रमोशन, L से लाइब्रेरी, A से ऑटोमेशन, N से नेटवर्किंग, यानी प्लान NER प्लानर। तो इसी फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा कि प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसका जो इनिशिएशन हुआ मतलब इनिशिएट किया गया मतलब लॉन्च किया गया, ये 2003 में किया गया। ये भी इन्फ्लिबनेट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई ना कोई नॉर्थ ईस्ट के यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबरेट करके देखा गया क्या, कैलिबर के साथ ये चीज़ देखा गया कि कैलिबर के अंतर्गत जो भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए काम किया जा रहा था वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो था ये अपने आप में छूट जा रहा था, और जो बाकी देश के दूसरे पार्ट में जो यूनिवर्सिटी थे उनके ही बारी बार बार आती थी, जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी हुआ, या आपका BHU हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, JNU हुआ, इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ इस चीज़ में ज़्यादा भागीदारी कर लेती थी, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यूनिवर्सिटियाँ छूट जा रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्लानर लॉन्च किया गया, और बोला गया कि प्लानर जो होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो यूनिवर्सिटी है उसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इस पर कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, और उसमें चर्चा किया जाएगा लाइब्रेरी से रिलेटेड रिसर्च पेपर और थेसिस वगैरह के बारे में। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देखिए प्लानर भी है, ये बाई एनुअल कन्वेंशन है, यानी कि 2 साल में 2 ईयर में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इज द एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज बाई इन्फ्लिबनेट सेंटर अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी लोकेशन इन रेस्पेक्टिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के और सिक्किम है। देखिएगा सिक्किम जो है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब ये जो 7 स्टेट जो होते हैं उसमें सिक्किम नहीं आता है, जिस 7 सिस्टर स्टेट बोले जाते हैं उसमें सिक्किम नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सभी यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और सिक्किम उनसे उनके साथ इन्फ्लुएंट कोलेबोरेशन करके ये कन्वेंशन का आयोजन करते हैं। एक कॉन्फ्रेंस जो होता है तो नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट बेसिकली के जो वहाँ के यूनिवर्सिटी है उनके साथ ये कोलेबोरेशन करके इन्फ्लुएंट जो है आयोजन करते हैं। 11th जो कन्वेंशन हुआ था 2018 में, ये त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में हुआ था ड्यूरिंग 15 से 17 नवंबर 2018 के बीच में हुआ था। इसके बाद प्लानर के वेबसाइट पे कोई भी अपडेशन नहीं है कि इसके बाद 20 में 22 में ये चीज़ें नहीं हुई है, इस वजह से नहीं है। 20 में कोरोना की वजह से हुई है और 22 में अभी तक नहीं हुई है प्लानर, तो इस वजह से 18 के बाद 20 में होना था तो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, और 22 में जो है अभी तक नहीं हुआ है, मतलब 23 आ गया 22 तक नहीं हुई है, तो हो सकता है अब आने वाले समय में होगा। तो 18 में लास्ट प्लानर का 11th कन्वेंशन था ये हुआ था, और ये त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में हुआ था कब 15 से 17 नवंबर 2018 में हुआ था। थीम था रेजुवेनेट एकेडमी
लाइब्रेरी एज अ सोशल हब, एक सोशल हब के रूप में शैक्षिक पुस्तकालय का कायाकल्प करना, ये थीम था। ये थीम ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है WLIC 2023। तो WLIC 2023 क्या कहता है? देखिए पहले तो आप WLIC का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ये इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस होता है। और ये इसका जो मतलब कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो देखिए जैसे कि हम लोग का प्लानर कैलिबर जो होता है इन्फिलिनेट, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइज कराने के लिए। यहाँ पे इफ्ला होता है, ठीक है। इफ्ला WLIC 2023 इसी नाम से आता है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो इफ्ला WLIC यानी वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2023 एंड 2023 विल बी हेल्ड इन रोटेंडम द नीदरलैंड फ्रॉम 21 टू 25 अगस्त 2023। यानी जो 2023 में होने वाले हैं ये कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन नीदरलैंड में होगा, रोटरडेम में। और इसका थीम जो है वो ध्यान में रखिएगा, लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी, यानी लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी, ये इनका थीम है। ये 2023 का थीम है। लेकिन हम लोग बात करेंगे 2022 में जो हो चुका है, तो इफ्ला WLIC 2022 डबलिन डबलिन में हुआ था। डबलिन आयरलैंड का मतलब कंट्री है, मतलब आयरलैंड कंट्री का ये कैपिटल है। तो इसका थीम था इंस्पायर इंगेज एनेबल कनेक्ट। तो इंस्पायर इंगेज एनेबल कनेक्ट, ये 2022 के इफ्ला WLIC का थीम था। ये 87th वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस था, जो कि 26 से 29 नवंबर 2022 डबलिन आयरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन अगर आप 2023 के जो आयोजन की बात कर रहे हैं, ये 88 WLIC कॉन्फ्रेंस होगा, यानी कि कन्वेंशन होगा। तो यहाँ पे भी 1 सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ का मेंशन किया हुआ है, WLIC 2022। ये PDF आपको ऐप पे मिल जाएंगे, या आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो 87th इफ्ला WLIC हेल्ड इन डबलिन आयरलैंड 26 टू 29 जुलाई 2022, 87 था। और इसका थीम था इंस्पायर इंगेज एनेबल एंड कनेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सॉल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉल सॉफ्टवेयर, जो सॉल सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म होता है। सॉल सॉफ्टवेयर, ये ना इन्फिलिनेट इसको बनाया है, ओके। तो इसका निर्माण इन्फिलिनेट ने किया है। तो सॉल इज अ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट बाय इन्फिलिनेट सेंटर, एंड सॉल 2.20 सॉफ्टवेयर आर रिलीज इन 2019 एंड सॉल 3.0 वाज रिलीज इन फरवरी 2021 2021। यानी कि सॉल जो 3.0 है ये लेटेस्ट वर्जन है सॉल का। और ये सॉल 3.0 जो है ये लेटेस्ट वर्जन MS SQL या माई SQL पे बेस्ड है। और जो फर्स्ट वर्जन आया था सॉल 1.0, ये रिलीज हुआ था कैलिबर 2000 ईस्वी में। जब 2000 ईस्वी में कैलिबर का आयोजन किया गया था, वहाँ पे ये रिलीज किया गया था सॉल सॉफ्टवेयर का। सॉल जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए पेमेंट करना होता है, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेम ऑफ द लेटेस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देखिए शुरू में ना डायरेक्टर, इसके पहले मतलब कि डायरेक्टर जनरल का पहले डायरेक्टर होते थे नेशनल लाइब्रेरी में, उसके पहले लाइब्रेरियन होते थे। तो लाइब्रेरियन से हो गए डायरेक्टर, अब होते हैं वहाँ डायरेक्टर जनरल। वहाँ पे आप अब नहीं सुनेंगे कि नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन कौन है। वहाँ जो मेन हेड पोजीशन है वो है डायरेक्टर जनरल का। और डायरेक्टर जनरल होता है कोई IAS अधिकारी ही होता है। और पता है आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जो है 7th शेड्यूल में है भारत के यूनियन लिस्ट में। और ये 62 आर्टिकल के अंतर्गत है, यानी कि आर्टिकल नंबर 62 और 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट में है। देखिए जो पॉलिटी के स्टूडेंट है, जो जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा है उसमें उन्होंने पढ़ा है कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो चीज़ें शामिल होती है जो केंद्र के अंतर्गत आती है। स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें आती है जो स्टेट से रिलेटेड होती है, उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। कंकरेंट लिस्ट में वो चीज़ें आती है जो दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो जैसे हुआ इंडियन आर्मी पे किसी को कानून बनाना है तो स्टेट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल हुआ।
जैसे कि एजुकेशन हुआ, तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने यहाँ अपने स्तर पे एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कानून, लॉ, नियम जो भी है वो बना सकती है। लेकिन जो स्टेट लेवल की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मतलब कि ज़मीनों का जो उसमें चेंजेस करना है, ज़मीन के लिए कानून कुछ लाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट अक्सर लाती है अपने यहाँ ज़मीन का, उसको मैपिंग करना चाहे कुछ भी, तो ये जैसे स्टेट गवर्नमेंट को आप अच्छे से देख लेना एक बार लिस्ट। तो मैं बस बेसिक समझा रहा हूँ, पूरी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत 7 शेड्यूल में है, 62 नंबर आर्टिकल है, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसके चर्चा है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में ये नेशनलाइज किया गया और ये पब्लिक के लिए 1953 में खोला गया था। नेक्स्ट है द नेम लेटेस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रिपल आर, यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के भी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह हैं, जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के भी डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये दोनों मतलब जो पद है ना, ये इन्हीं को मिले हुए हैं, दोनों कलकत्ता में दोनों संस्थाएं हैं। इसीलिए एक ही आईएएस ऑफिसर, ये आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, प्रमोशन होकर यहाँ पे तक पहुँचते हैं, तो उन्हीं को एक ही व्यक्ति इसको हैंडल कर रहे हैं। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर होता है पेरिस, फ्रांस में, और इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। इसकी स्थापना लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी इसके डायरेक्टर जनरल है एंड्रे एजोल। तो इनका नाम है आंद्रे अजोले, ये फ्रांस के ही हैं, आंद्रे अजोले, और ये अभी डायरेक्टर जनरल हैं। इनका जो पेरेंट, यूनेस्को का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन है, और यूनाइटेड नेशन के अभी जो महासचिव हैं, जो मतलब वहाँ के जो हेड होते हैं उनको महासचिव कहा जाता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कहे जाते हैं, और उनका नाम है एंटोनियो गुतरेस। तो एंटोनियो गुतरेस जो है यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, और जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का महानिदेशक जो है वो आंद्रे अजोले हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग बात करते हैं इफ्ला। जो अभी हम लोगों ने यूनेस्को के बारे में पढ़ा, तो मैं यूनेस्को के बारे में इसीलिए बताया आपको क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें करंट में आई हुई थी, इसलिए मैंने इनके बारे में जिक्र किया, यूनेस्को के मतलब यूनेस्को संस्था के बारे में। तो देखिएगा, इफ्ला जो है, इफ्ला यूनेस्को लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2022 में जारी किया है। देखिए, इसके पहले इफ्ला ने, यूनेस्को ने जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो था ये 1949 में लेके आए थे। ये फर्स्ट मैनिफेस्टो था पब्लिक लाइब्रेरी पर, और उसके बाद इन्होंने इसको अपग्रेड करके 1994 में लाया, अब जाके अपग्रेड करके 2022 में इन्होंने लाया है। तो सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो यूनेस्को ने जारी किया था 1949 में, फिर इन्होंने उसको रिवाइज किया और 1994 में इसको मैनिफेस्टो के लाए थे। अब समय के साथ सब कुछ बदलता है, तो उसमें चेंजेस करने की आवश्यकताएं होती है, उसी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के इफ्ला यूनेस्को ने अपने यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस आयोजन किया 18 जुलाई 2022 को, और इन्होंने एक साझा मैनिफेस्टो जारी किया। इफ्ला और यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया 2022। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो यूनेस्को ने है, कब रिलीज इन्होंने किया, कब ये मैनिफेस्टो जारी किया है, तो ये 18 जुलाई 2022 को इन्होंने इस चीज़ को जारी किया। बेसिकली इसमें क्या मोटिव है, देखिए इनका कहना है, द पब्लिक लाइब्रेरी इज अ लोकल गेटवे टू नॉलेज, प्रोवाइड अ बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोशल ग्रुप। यानी इनका कहना है मैनिफेस्टो के अंतर्गत कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है वो ज्ञान का स्थानीय प्रवेश द्वार है, मैंने स्थानीय लोगों के लिए कि ज्ञान कैसे अर्जित करें उसका एक गेटवे है। एंड आजीवन सीखने, मैंने जीवन भर सीखने और स्वतंत्र निर्णय लेने और व्यक्तिगत और सामाजिक समूहों के संस्कृति का विकास करना, यानी कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है और बुनियादी स्थिति प्रदान करता है। इसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है, उसमें बहुत सारे बात लिखा हुआ है, आप मैनिफेस्टो गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो प्रोक्लेम यूनेस्को बिलीव इन, मैंने यूनेस्को कहता है मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि पब्लिक लाइब्रेरी एज अ लिविंग फोर्स फॉर एजुकेशन, कल्चर, इंफॉर्मेशन एंड द इसेंशियल एजेंट ऑफ द fostering of peace and the welfare through the minds of all people। अब हिंदी में पढ़ लेना।
नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को encourage national and local government to support and actively engage in the development of the public library। यानी यूनेस्को जो है ये मन मानता है, पहले भी इन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था कि कहीं भी सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास करना है तो लोकल बॉडी, इसके साथ नेशनल जो स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल लेवल के जो बॉडीज हैं यानी गवर्नमेंट है, उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए और साथ मिलकर इसका कैसे विकास हो, इस बात के लिए इन्हें अपने आप में मतलब एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट और है उन्नत भारत अभियान। ये एक तरह से रिलेट करता है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट और थोड़ा सा एजुकेशनल करंट, तो मैंने ये डाला हुआ है। उन्नत भारत अभियान का जो शुरुआत है, सबसे पहले इसको जो डिजाइन एंड कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट है ये आईआईटी दिल्ली है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका विजन ये है, उन्नत भारत अभियान इज इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन change in a rural development progress by the leveraging knowledge and institution to help build the architecture of the inclusive India। यानी बेसिकली इनका मेन काम है तकनीकी संस्थाओं का ज्ञान, स्वैच्छिक संगठनों का अनुभव और सरकार के संसाधन सभी को मिलाकर गांव का विकास के लिए करना, और गांव का विकास कैसे किया जाए इस पे इन्होंने काम कर रहे हैं। और ये शिक्षित भारत, सक्षम भारत, स्वच्छ भारत, स्वावलंबी भारत और संपन्न भारत, इनका ये स्लोगन है बेसिकली उन्नत भारत अभियान का। और नेक्स्ट पॉइंट है कि AIIT मद्रास ने ये काम किया है कि ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर इन्होंने डेवलप किया है, यानी कि जो समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है उससे बिजली बनेगा। तो IIT मद्रास ने ये बनाया है डिवाइस की ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जिसका नाम है सिंधुजा। ध्यान रखिएगा सिंधुजा क्या है, एक तरह से ये ओशियन वेव को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT मद्रास टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ओशियन वेव। यानी कि IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, जो ओशियन वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और ऐप पे जाके कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोर्सेज जो होता है वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और भी मैं करंट अफेयर एक और लेक्चर लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपके लिए और करंट अफेयर लाऊं। और अगर आपको कुछ चीज़ और इन्फॉर्मेशन चीज़ें लगता है आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, करंट अफेयर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, या पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है, वहाँ से भी पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल कोशिश कीजिएगा कि कॉल ना करें आप, मतलब व्हाट्सअप कर दीजिए, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।